हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की पुस्तक से वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 7 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज में मैं आपको 6 वीडियो दोस्तों दे चुका हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम से तो वो वीडियोज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आज 7वीं वीडियोज में भी हम दोस्तों जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे आगे के वो बात करेंगे। और इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रैक्टिस सेट के बैच से या फिर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। और आप लोगों का जिनका भी दोस्तों आगामी एग्जाम्स हैं वो लोग इन वीडियोज़ को जरूर देखें। एप्लीकेशन में बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज भी अपलोडेड हैं तो आप उनको भी जरूर अटेंड करके जाएँ ताकि एग्जाम्स में आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकें। और इसी के साथ साथ इन वीडियोज़ के साथ साथ दोस्तों आपको उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस को जरूर देखना है। करीबन करीब 92 पोस्टमार्टम क्लासेज हैं और कुछ रिवीजन क्लासेस मेरे द्वारा अपलोड की गई हैं और कुछ दोस्तों मैराथन क्लास भी अपलोड की गई हैं। तो आपको ये सारी क्लासेस देख के चले जानी है। एग्जाम्स में आपको यहीं से लगभग लगभग मोटा मोटा उत्तराखंड का पोर्शन देखने को मिल जाएगा। और जीएस की भी दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही है। इसके साथ साथ में हिंदी की भी हमारी क्लासेस चल रही है तो आप उनको भी देखकर जरूर जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था उत्तर गुप्त काल के बाद में यदु राजवंश का अंत हो गया था, नाग राजवंश का अंत हो गया था और मौखरी और वर्धन के बारे में हमने थोड़ा बहुत आर पढ़ना था। उससे आगे ही फिर शुरुआत करते हैं। तो नागवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गणपति नाग था। यामुन प्रदेश से यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय गणपति नाग को जाता है। किसके द्वारा साम्राज्य विस्तार करके उत्तराखंड के सभी राज्यों का अंत कर दिया गया था? तो समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। नागवंश की सत्ता को उत्तराखंड से किसने समाप्त किया था? तो मौखरी वंश ने नागवंश की सत्ता को उत्तराखंड से समाप्त कर दिया था। और कन्नौज के मौखरी वंश ने नागों को यहाँ पे पराजित किया था और उसके बाद में यह पूरा क्षेत्र मौखरी वंश के अधीन हो गया था। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौखरी वंश का अंतिम शासक था कौन? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा। और इसी की हत्या के बाद में मौखरी जो राज्य था उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। और इसके बाद में हम मौखरी राजवंश का अंत होकर फिर पढ़ेंगे हम क्या? वर्धन राजवंश। ठीक है, तो आपको बस यहाँ से याद रखना है कि नागवंश की सत्ता का अंत किसने किया? कन्नौज के मौखरी वंश ने किया। और मौखरी वंश का जो अंतिम शासक था ग्रहवर्मन या ग्रहवर्मा, उसकी हत्या के बाद में मौखरी जो राज्य था वह उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। और इसी के बाद अब हम पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में। ठीक है, तो मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। ग्रहवर्मा की पत्नी का नाम क्या था? राज्यश्री था। राज्यश्री प्रभाकर वर्धन व यशोमती की पुत्री तथा राज्यवर्धन व हर्षवर्धन की बहन थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन की बहन थी तो इसके बाद में इसका जो बहनोई था ग्रहवर्मा का हर्षवर्धन के अधीन इसका पूरा शासक हो जाता है। ठीक है, ग्रहवर्मन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने गौड़ वंश के शासक शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या करी थी। ठीक है, ग्रहवर्मन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में किसका अल्पकालीन शासन रहा था? तो हर्षवर्धन का अल्पकालीन शासन रहा था, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तराखंड में वर्धन वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह हर्षवर्धन को ही जाना जाता है। और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड पर भ्रमण करने वाले लोगों का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। हर्ष का दरबारी कवि जिसने हर्ष चरित्र और कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी कौन थे? बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र और कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, हर्षवर्धन के 3 संस्कृत नाटक भी थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। भारतीय इतिहास में किसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो युआन चुआन या वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के समय पे भारत आया था। कौन? युआन चुआन या चीनी यात्री वेनसांग। और 629 ईस्वी के आसपास में या 6वीं सदी में दोस्तों ये कहाँ आया था? हमारा उत्तराखंड या भारत में आया था। भारत में 6वीं सदी में आया था, उत्तराखंड में 6वीं सदी में ही आया था। तो हर्ष के समय कौन चीनी यात्री आया था? तो युआन चुआन आया था 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6वीं सदी में। वेनसांग भारत के नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था। वहाँ उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। ठीक है, तो वेनसांग भारत क्यों आया था? बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है दोस्तों? सी युगी है। इंपॉर्टेंट है। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? तो सी यू की नाम से जाना जाता है। और वेनसांग को ही दोस्तों युआन चुआन के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत पर भ्रमण करने वाले या उत्तराखंड पर भ्रमण करने वाले लोगों का वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो बाणभट्ट में मिलता है। बाणभट्ट की जो रचना थी हर्ष चरित्र में हमें हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड पर भ्रमण करने वाले लोगों के का वर्णन मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वेनसांग के उत्तराखंड पर भ्रमण करने का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वेनसांग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। वेनसांग का उपनाम था क्या या मूल नाम था? युआन चुआंग। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित भी इसे कहा जाता है और इसे वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेनसांग उत्तराखंड कब आया था? तो 636 ईस्वी में दोस्तों वेनसांग उत्तराखंड आया था। कब? 636 ईस्वी में। ठीक है, और नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि
वेनसांग के द्वारा जो उसका यात्रा वृत्तांत था सीयू की में जो हमारे श्रीहर्ष के बाद मध्य हिमालय का जो हाल था वो उसका वर्णन कब मिलता है? तो 624 ईस्वी में वो मिलता है, ठीक है। तो आप दोस्तों ये वेनसांग के आगामी मतलब आने का समय आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप 26 सदी याद रखें और जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है वहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मली आपसे प्रश्न पूछा था कि वेनसांग उत्तराखंड कब आया था, तो 636 मेरे हिसाब से ज़्यादा सही आंसर होगा, जो कि आपको एग्जाम में टिक करके आना पड़ेगा, ठीक है। और भारत कब आया था, तो भारत शायद 629 के आसपास में दोस्तों ये भारत भी आया था, ठीक है। और उत्तराखंड कब आया था? 636 में। और काशीपुर कब आया था? अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो काशीपुर भी आपको दोस्तों 636 ही करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं अब आपको 636 की जगह पे दोस्तों 626 भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग किताबों में अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर वहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने वाली बात हो जाती है। लेकिन तब भी अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया था सचिवालय सुरक्षाकर्मी में, तो काशीपुर आगमन 636 बताया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि काशीपुर के आसपास के क्षेत्र में भी उसका आगमन 636 के आसपास में ही हुआ होगा। अगला प्रश्न है, वेनसांग जब यहाँ आया तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और उस टाइम पे जो ये उत्तराखंड का हमारा क्षेत्र था, यह कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र, यह हर्षवर्धन के अधीन था, ठीक है। उसके बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो हमारा उत्तराखंड है फिर से 3 भागों में विभाजित हो जाता है, या 3 भागों में विभक्त हो जाता है। एक होता है हमारा शत्रुघ्न राज्य, दूसरा होता है ब्रह्मपुर राज्य, और तीसरा होता है दोस्तों क्या? गोविशाण राज्य। और वेनसांग जब उत्तराखंड आता है तो वेनसांग के अनुसार उत्तराखंड क्यों प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के लिए उत्तराखंड हमारा प्रसिद्ध था, ऐसा वेनसांग का मानना है। और वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख भी किया है, ठीक है। और वेनसांग के द्वारा उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र को पोलीहिमोपुलो कहा गया। क्या? पोलीहिमोपुलो कहा गया है, जिसे हम वर्तमान में ब्रह्मपुर नाम से जानते हैं। और आधुनिक जो हमारे इतिहासकार रहे थे कौन? कर्निगम। कर्निगम इसी पुलो की पहचान दोस्तों ब्रह्मपुर के नाम से करते हैं, और ब्रह्मपुर हमारा वर्तमान का उत्तराखंड भी माना जाता है। आगे हम ये सब प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि वेनसांग उत्तराखंड कब आया था। तो 636 दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कहीं कहीं 626 भी दिया गया, मैंने आपको बता रखा है। वेनसांग उत्तराखंड के किस जनपद में आया था? तो ब्रह्मपुर राज्य में वेनसांग उत्तराखंड में सबसे पहले आया था। कहाँ पे? ब्रह्मपुर राज्य में। और ब्रह्मपुर को ही इसने, पूरे उत्तराखंड को इसने क्या कहा था? पोलो किमो पुलो कहा था। और ये ब्रह्मपुर की पहचान उत्तराखंड क्षेत्र के रूप में, या पोलो किमो पुलो की पहचान ब्रह्मपुर क्षेत्र के रूप में किसने की थी? तो कन्निंगम ने करी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि उत्तराखंड के प्राचीन काल में अराजकता का युग कब आया। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास में हमारा अराजकता का युग आता है, ठीक है। श्री हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय फिर 3 भागों में विभाजित हो जाता है, शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और गोविशाण राज्य। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। वेनसांग ने उत्तराखंड में कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया? तो 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया। ये प्रश्न भी आपने याद रखना है। वेनसांग ने गंगा नदी को क्या कहा था? तो वेनसांग ने गंगा नदी को महाभद्रा कहा था। महाभद्रा कहा था वेनसांग ने गंगा नदी को। और वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? हरिद्वार को मोयूलो कहा था, ठीक है। मोयूलो कहा था, और जिसका क्षेत्रफल उसने 20 लीटर चीनी नाप को बताया था। अगला प्रश्न ये बनता है कि श्रीहर्ष के पश्चात मध्य हिमालय कितने भागों में विभक्त हो गया था? तो श्रीहर्ष के पश्चात मध्य हिमालय 3 भागों में विभाजित हो गया था, जिसे उत्तराखंड के प्राचीन काल में अराजकता का युग कहते हैं। और ये 3 भाग कौन कौन से थे? शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और गोविशाण राज्य। और इन तीनों भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा था, या सबसे बड़ा राज्य कौन था? वो था ब्रह्मपुर राज्य, जिसकी पहचान हम वर्तमान उत्तराखंड के रूप से करते हैं। और तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा विस्तार वाला राज्य और सबसे बड़ा राज्य कौन सा था दोस्तों? ब्रह्मपुर राज्य था। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कन्याकुब्ज में वर्धन वंश का अंत कब हुआ? तो 647 ईस्वी में दोस्तों कन्याकुब्ज में हमारा वर्धन वंश का अंत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों कि कन्याकुब्ज में सबसे बड़ा और विस्तृत राज्य कौन सा था? वो था ब्रह्मपुत्र राज्य। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि कन्याकुब्ज में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? वो था शत्रुघ्न राज्य। और कन्याकुब्ज में तीसरा भाग कौन सा था? वो था गोविशाण राज्य, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कन्याकुब्ज के बाद में राज्यों के बारे में, कि कौन कौन से राज्य थे? ब्रह्मपुर राज्य, गोविशाण राज्य और शत्रुघ्न राज्य। जिसमें सबसे बड़ा राज्य था कौन सा दोस्तों? ब्रह्मपुर राज्य। ये प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखना है। और सबसे बड़ा जो राज्य या जनपद था ब्रह्मपुर जनपद या ब्रह्मपुर राज्य, इसकी सूचना हमें युआन चौहान या वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सीयू की में मिलती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब आगे प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। वेनसांग उत्तराखंड में के किस जनपद में आया था? ब्रह्मपुर राज्य में आया था। वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयू की में उत्तराखंड स्थल को क्या कहा? उसने कहा पोलोकिमोपुलो। क्या कहा था? पोलोकिमोपुलो कहा था, ठीक है। और इस पोलोकिमोपुलो की पहचान ब्रह्मपुर के रूप में किसने करी? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो कन्निंघम ने करी थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पोलोकिमोपुलो की पहचान ब्रह्मपुर क्षेत्र के रूप में, या इस गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र को जिसे वेनसांग ने पुलो कहा था, इसकी पहचान ब्रह्मपुर के रूप में किसने की, या इसे ब्रह्मपुर किसने कहा? तो कन्निंघम ने कहा था, ठीक है। वेनसांग ने ब्रह्मपुर को क्या कहा था? पुलो कहा था। हरिद्वार को वेनसांग ने क्या कहा था?
मोयूलो कहा था, ठीक है। हरिद्वार को क्या कहा था? मोयूलो कहा था, हरिद्वार को मोयूलो, ठीक है। काशीपुर को क्या कहा था वेनसांग ने? क्यूपी संगना। क्या कहा था काशीपुर को? क्यूपी संगना, यानी कि गोविशाण राज्य को वेनसांग के द्वारा क्या कहा गया था? क्यूपी संगना कहा गया था। और ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं कि पोलो किमो पुलो की पहचान ब्रह्मपुर राज्य के रूप में किसने की? कन्निंगम ने की। मोयूलो की पहचान हरिद्वार के रूप में किसने की? कन्निंगम ने की। क्यूपी संगना की पहचान काशीपुर या गोविशाण क्षेत्र के रूप में किसने करी? कन्निंगम ने करी। और सुलाकिन्ना, सुलाकिन्ना की पहचान शत्रुघ्न राज्य के रूप में किसने करी? ये भी दोस्तों कन्निंगम के द्वारा ही की गई थी। और ठीक, और सो फ ल न क की लो, ठीक है, इसकी पहचान स्वर्णगुप्त राज्य के रूप में किसने की? ये भी दोस्तों कन्निंगम के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने, ठीक है। तो ब्रह्मपुर को कहा था क्या? पोलो किमोपुलो। हरिद्वार को वेनसांग ने क्या कहा था? मोयूलो कहा था। काशीपुर को वेनसांग ने क्या कहा था? क्यूपी संगना कहा था। शत्रुघ्न राज्य को वेनसांग ने क्या कहा था? सुलाकिन्ना कहा था। और हर्षवर्धन के पश्चात जो हमारा मध्य हिमालय था या उत्तराखंड का क्षेत्र था, मेनली 3 भागों में विभाजित हो गया था। एक था हमारा ब्रह्मपुर राज्य, दूसरा था काशीपुर या गोविशाण राज्य, और तीसरा था दोस्तों क्या? शत्रुघ्न राज्य। ये भी आपको याद है, सबसे बड़ा राज्य था इसमें क्या? ब्रह्मपुर राज्य। सारे फैक्ट हमारे यहाँ से मोटे मोटे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। और स्वर्णगोत्र राज्य को इसने क्या कहा था? सोफल न की लो कहा था। सोफल न की लो कहा था, ठीक है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात किन छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में पौरव वंश, शत्रुघ्न नगर, गोविशाण राज्य, सुवर्णगोत्र राजवंश, कल्याणवर्मन राज्य का हमारा उदय हुआ था। और उत्तराखंड के क्षेत्र फिर से छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। मुख्यतः 3 जनपदों के बारे में जानकारी शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविशाण। कल्याणवर्मन राजवंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो कल्याण वर्मन राजवंश की जानकारी हमें पलेठी के शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है। कल्याण वर्मन राजवंश के बारे में जानकारी कहाँ से? पलेठी के शिलालेख से, पलेठी के सूर्य मंदिर से प्राप्त होती है, ठीक है। और ये पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है, जहां से हमें कल्याण वर्मन के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी हर्ष के पश्चात में हमारा एक राज्य के रूप में उभर कर आता है। और जो ये पौरव वंश है, तो पौरव वंश के बारे में हम ब्रह्मपुर राज्य में पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुर में किसका शासन था? पौरवों का ही शासन था, ठीक है। बाकी शत्रुघ्न नगर हमारा हो गया देहरादून के आसपास का क्षेत्र, गोविशाण राज्य हमारा काशीपुर के आसपास का क्षेत्र हो गया। और सुवर्ण गोत्र जो राजवंश था, यह पौरवों के ही साथ साथ दोस्तों जो हमारा राज्य लगा हुआ था, उसके ही स्त्री वाले राज्य को हमारा फिर सुवर्ण गोत्र राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी था एक कल्याण वर्मन का राजवंश था, जो कि पलेठी या हिंडोला खाल के आसपास में विभक्त हो गया था। तो कल्याण वर्मन राजवंश की जानकारी पलेठी के शिलालेख से मिलती है। पलेठी की सूर्य प्रतिमा उत्तराखंड के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो हिंडोला खाल, टिहरी गढ़वाल से, हिंडोला खाल से प्राप्त होती है हमें क्या? पलेठी के सूर्य मंदिर की प्रतिमा। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद के हिंडोला खाल में स्थित है। और कौन से विकासखंड में स्थित है पूछा गया था? तो देवप्रयाग विकासखंड में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुवर्ण गोत्र राजवंश की जानकारी हमें कहां से पता चलती है? तो सुवर्ण गोत्र राजवंश की जानकारी हमें वराह मिहिर की बृहद संहिता से पता चलती है। क्या? वराह मिहिर की बृहद संहिता से हमें सुवर्ण गोत्र राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये सुवर्ण गोत्र राज्य क्या था? यह स्त्री राज्य की संज्ञा इसको दी जाती है। किस राज्य को स्त्री राज्य की संज्ञा दी जाती है? तो सुवर्ण गोत्र राज्य को ही दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो शासक होती थी या जो राजा होता था, मतलब जो राजा बनता था, हमेशा महिला बनती थी, तो रानी यहाँ पे चलता था। इसी कारण से सुवर्ण गोत्र देश या सुवर्ण गोत्र राज्य या स्त्री राज्य की संख्या भी दी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सुवर्ण गोत्र राजवंश स्त्री राज्य था, यहाँ स्त्रियां शासन थी, इसको किसने जीता था? तो सुवर्ण गोत्र राजवंश को जीतने का श्रेय किसको जाता है? कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ को सुवर्ण गोत्र राजवंश को जीतने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कश्मीर के शासक के आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो कलहण की पुस्तक राजद रंगीली से दोस्तों हमें कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ के उत्तराखंड में आक्रमण की जानकारी मिलती है। किसमें? कलहण की पुस्तक राजद रंगीली में। अगला प्रश्न दोस्तों कि गोविशाण राजवंश, सुवर्ण गोत्र राजवंश तथा पौरव राजवंश का उल्लेख किसने किया है? तो वेनसांग तथा कन्निंगम के द्वारा इनका उल्लेख किया गया। वेनसांग ने गोविशाण को कहा था कुपी संगना, वेनसांग ने स्वर्ण गोत्र या हम कह सकते हैं दोस्तों शत्रुघ्न नगर राज्य भी किसे कह सकते हैं? सुलाकिन्ना कहा था। और ब्रह्मपुर राज्य को इसने पोलो किमोपुलो कहा था, ठीक है। और इनकी पहचान फिर इन क्षेत्रों के रूप में किसने की थी? कन्निंगम ने करी थी, ठीक है। गोविशाण राजवंश की राजधानी की पहचान कहाँ से की गई है? ठीक है, तो गोविशाण राजवंश की राजधानी की पहचान दोस्तों हमारा काशीपुर में स्थित उज्जैन ग्राम के पुराने दुर्ग से की गई है। तो गोविशाण राजवंश कहाँ शासन करता था? काशीपुर के आसपास में शासन करता था। और इस क्षेत्र को वेनसांग ने कुपी संगना कहा था, ठीक है। और गोविशाण में दोस्तों काशीपुर के साथ साथ ही रामपुर और पीलीभीत जनपद भी शामिल थे, ऐसा कहा है इतिहासकारों के द्वारा। तो कन्निंगम ने कहा है कि जो गोविशाण राज्य था इसमें काशीपुर तो था ही था, और काशीपुर के साथ साथ में यहाँ पर हमें रामपुर और पीलीभीत जनपद भी स्थित था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस वंश को पर्वताकार वंश के नाम से जाना जाता है? तो पौरव वंश को पर्वताकार वंश के रूप में जाना जाता है। पौरवों का पर्वताकार राज्य आपने पढ़ा होगा, या पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य का पढ़ा होगा, तो वही जो पर्वताकार वंश के नाम से पौरव वंश को जाना जाता है।
उत्तराखंड में शासन प्रशासन की शुरुआत करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो पौरव वंश दोस्तों उत्तराखंड में शासन प्रशासन की शुरुआत करने वाला पहला राजवंश था। ठीक है, और पौरव वंश के शासक अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? पौरव वंश के शासक अपने आप को गौ हितैषी ब्राह्मण कहलाना पसंद करते थे। क्या? गौ हितैषी ब्राह्मण कहलाना पसंद करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तालेश्वर अभिलेख की खोज 1915 में हुई। इसमें किन किन राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो तालेश्वर अभिलेख में मुख्यतः दोस्तों 5 राजाओं की हमें जानकारी मिलती है। विष्णुवर्मन फर्स्ट, वर्षवर्मन, अग्निवर्मन, धोतीवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड। तो धोतीवर्मन, विष्णुवर्मन, वर्षवर्मन, अग्निवर्मन, इन्हीं राजाओं की हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है, 5 राजाओं की। अगला प्रश्न ये बनता है कि तालेश्वर अभिलेख या तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित था? तो तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध था दोस्तों किससे? पौरव वंश से। पौरव वंश से हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध माना जाता है। पौरवों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तालेश्वर अभिलेख या तालेश्वर ताम्रपत्र ही माना जाता है। और ये तालेश्वर नामक स्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और इस तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज किसने की थी दोस्तों? वाई के गुप्ते के द्वारा तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज की जाती है। और ये तालेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इतने पॉइंट दोस्तों आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो को इतना ही करते हैं। अगला वीडियो हमारा प्राचीन काल जो हमारा है, प्राचीन ऐतिहासिक काल है, उसका अंतिम वीडियो रहेगा। उसके बाद में दोस्तों हम मध्यकालीन इतिहास की ओर को आ जाएंगे और मध्यकालीन इतिहास में चंद राजवंश, परमार राजवंश और गोरखा राजवंश को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो ब्रिटिश शासन काल में आ जाएंगे और ऐसे ही करके हम अपने पार्ट्स को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो अगले वीडियो में भी हमारे कम से कम 30 से 40 प्रश्न हमारे बच जाएंगे पौरव वंश से, शत्रुघ्न राज्य से और ब्रह्मपुर राज्य से। ठीक है, बाकी दोस्तों श्रीहर्ष के पश्चात मध्य हिमालय की स्थिति आपको जरूर याद रखनी है। 648 से लेकर 750 तक हमारा यह अराजकता का युग चलता है, जिसमें 3 जनपद शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोबिशाण हमने पढ़ने हैं। जिन जनपदों में सबसे बड़ा जनपद, इन तीनों जनपदों में पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य माना जाता है, इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जनपद शत्रुघ्न राज्य माना जाता है। तीसरा माना जाता है गोबिशाण राज्य को। और इसी के साथ साथ में सुवर्ण गोत्र देश जिसे सुफा ला ना कियो टालो कहा गया है। और कल्याण वर्मन का राज्य, इसके बारे में भी हम कुछ कुछ प्रश्न जो हमारे बनते हैं एग्जाम में वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में एक्चुअलिटी में पढ़ने वाले हैं। और कार्तिकेयपुर के बाद में हम चंद परमार इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।